Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP, AFSP, kindly join our Telegram channel SSP Success. And for more updates regarding SSP, subscribe to our YouTube channel SSP Success. So guys, today's topic is about 100 days after the military coup in Myanmar. So let's get started. देखो कॉन्टेक्स्ट से तो आप काफ़ी अच्छे से वाकिफ़ है। ऑलमोस्ट 100 डेज पूरे हो गए हैं म्यांमार में कू हुआ था। पिछले साल नवंबर में इलेक्शन हुए थे जिसमें एनएलडी को मेजॉरिटी मिली थी, लेकिन उससे पहले एनएलडी गवर्नमेंट संभाल पाती मिलिट्री कू हो गया और मिलिट्री ने यह आरोप लगाया इलेक्शन में काफ़ी कमियां हैं, तो इसलिए मिलिट्री रूल होगा फ़िलहाल के लिए। और जो ये लीडर्स हैं सू कई एनएलडी के और इनके साथ और भी सारे लीडर्स, उनको जेल में डाल दिया गया। हालांकि जब मिलिट्री ने कब्जा किया तो मिलिट्री ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लोग इतने नंबर्स में बाहर आएंगे और प्रोटेस्ट करेंगे और मास प्रोटेस्ट होगा कू के बाद। और फायरिंग भी हुई उन प्रोटेस्टर्स के ऊपर जिन्होंने प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट को पूरी तरह दबाने की कोशिश की गई मिलिट्री के द्वारा। इकोनॉमिक सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो गई म्यांमार की और काफ़ी कंट्रीज़ ने कंसर्न भी दिखाए, यूएसए यूके जैसी कंट्रीज़ ने, और उन्होंने सैंक्शन की भी मांग की कि म्यांमार के अगेंस्ट सैंक्शन लगाए जाए। बट ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था म्यांमार की मिलिट्री ने और इतना वायलेंस हुआ कि अब तक 750 प्रोटेस्टर्स की जान चली गई है। तो अब हम वेरियस जो कंट्रीज़ हैं उनके स्टैंड की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि यूएसए यूके यूरोपियन यूनियन, इन्होंने कहा है कि इन्होंने तो स्ट्रांगली कंडेम किया है। इन्होंने कहा है कि मिलिट्री के खिलाफ जो है स्ट्रांग से स्ट्रांग सैंक्शन लगाए जाए और जो उसके अलावा जो है मिलिट्री को मतलब वो दिया जाए, मतलब चेतावनी भी दी जाए। उसके बाद चाइना रशिया की बात करते हैं। तो ये दो कंट्रीज़ जो हैं ये मिलिट्री जनरल को प्रोटेक्ट करना चाहती है। इनको लगता है कि म्यांमार में ज़्यादा इंस्टेबिलिटी आती है तो उनका इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा म्यांमार में, तो इसलिए वो मिलिट्री जनरल का विरोध नहीं कर रही है और वो उनको सपोर्ट कर रही है। अब बात करते हैं इंडिया और जापान जैसी कंट्री। इन कंट्रीज़ का क्या स्टैंड है? ये कंट्रीज़ जो हैं ये समझौता हो जाए ये चाहती है मिलिट्री और डेमोक्रेटिक लीडर्स के बीच। इंडिया जो है वो पूरी तरह मिलिट्री को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकती, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंट्स को ख़त्म करने में हमारी हेल्प करते हैं ना, तो वो म्यांमार की मिलिट्री सपोर्ट करती है। फिर अगर इंडिया ने जो है म्यांमार की मिलिट्री को क्रिटिसाइज़ किया तो वो सपोर्ट नहीं करेगी और इंडिया ना ही डेमोक्रेसी के अगेंस्ट जा सकती है, बिकॉज इंडिया वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और नेबरिंग में डेमोक्रेसी को उखाड़ के फेंक दिया जा रहा है और इंडिया सिर्फ देखती रहे, तो इस चीज़ को लेके इंडिया को पूरे वर्ल्ड में क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है। तो इसलिए इंडिया चाहती है कि समझौता हो जाए। उसके बाद देखते हैं एशियान की मीडिएशन की बात करते हैं। तो एशियान एक सफल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। जब भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस होने के एग्जाम्पल दिए जाते हैं तो यूरोपियन यूनियन का नाम आता है और दूसरे नंबर पे एशियन का नाम आता है। एशियन का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन भी है, हालांकि यूरोपियन यूनियन का नहीं है। तो एशियन ने कोशिश की है मीडिएशन की, बिकॉज एशियन की जो क्रेडिबिलिटी है वो खतरे में आ जाती है इस कू की वजह से। और एशियन की एक पॉलिसी है कि वो कभी भी किसी भी मेंबर कंट्री के इंटरनल मैटर्स में इंटरप्ट नहीं करते डायरेक्टली। हालांकि वो अभी भी डायरेक्टली तो इंटरप्ट नहीं करेंगे, लेकिन एक एक्टिविस्ट का रोल प्ले करेंगे सो दैट मीडिएशन हो पाए मिलिट्री और डेमोक्रेसी के बीच। ओके, तो अब हम जो है उसकी बात कर लेते हैं कि क्या-क्या जो मेजर फीचर्स, एक समिट हुआ था रिसेंटली, ओके, तो उसके क्या-क्या मेजर फीचर्स निकल के आए थे। हाल ही में एक समिट ऑर्गेनाइज हुआ था, तो बहुत सारे रीजनल इश्यूज को लेके डिस्कशन होनी थी, लेकिन जो मेन फोकस किया गया ना वो म्यांमार के इशू पे किया गया। एशियान के मेंबर कंट्रीज भी डिवाइडेड दिखे, तो म्यांमार इशू को लेके जैसे थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, इन्होंने सिंपैथी जाहिर की मिलिट्री को, और दूसरी तरफ इंडोनेशिया, मलेशिया एंड सिंगापुर ये म्यांमार क्राइसिस में मीडिएट करना चाहते हैं सो दैट ये पूरे रीजन में जो है पीस आ पाए। उसके बाद देखो, जब ये समिट ऑर्गेनाइज हो रहा था ना तो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल ने भी अपना एक स्पेशल एनवॉय भेजा एशियन का क्या स्टैंड है वो जानने के लिए म्यांमार इशू को लेके, और उस स्टैंड को इन्फ्लुएंस भी किया जाए, इसलिए उन्होंने एक
जो स्पेशल एनवॉय को भेजा, और जो एशियन है उन्होंने भी कंसल्टेशन की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल के एनवॉय के साथ। ओके, पर क्वेश्चन ये आता है कि समिट से क्या निकल कर आया। तो समिट से जो है वो 5 पॉइंट्स निकल के आए। सबसे पहला पॉइंट, म्यांमार में जो वायलेंस हो रहा है उसको जल्द से जल्द खत्म किया जाए। जैसे कि हमने शुरू में डिस्कस किया था, अभी तक 750 प्रोटेस्टर्स की जान चली गई। दूसरी बात, एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग होना चाहिए सभी पार्टीज के बीच, सो दैट एक पीसफुल सॉल्यूशन निकाला जा सके। तीसरी बात, एशियान जो है ना, एशियान एक स्पेशल एनवॉय भेजेंगे म्यांमार में, सो दैट म्यांमार में वेरियस पार्टीज के बीच में मीडिएशन को फैसिलिटेट करवाया जाए। और फोर्थ पॉइंट जो है वो है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, जो कि भेजी जाएगी एशियान के द्वारा म्यांमार में। और फिफ्थ पॉइंट जो निकल कर आया वो ये है, जो स्पेशल एनवॉय और डेलीगेशन है ना एशियान की, वो म्यांमार के अंदर जाएगी, जो कि अलाउ की जाएगी म्यांमार की मिलिट्री के द्वारा, सो दैट सभी पार्टी के कंसर्न्स को समझा जा सके और उस पर बातचीत की जा सके। ओके, तो वैसे देखो, दो और पॉइंट्स निकल कर आए थे लेकिन उन पर सहमति नहीं बनी, लेकिन फिर भी हम उन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट ये निकला था कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिनको जेल में बंद किया गया है उनको छोड़ दिया जाए, और दूसरा, जो बांग्लादेश में जो रोहिंग्या मुस्लिम है उनको वापस म्यांमार में भेज दिया जाए। लेकिन जो मिलिट्री जनरल जो गए थे एशियान की मीटिंग में, वो इन पॉइंट से सहमत नहीं थे, तो इसलिए इन पॉइंट्स को जो है वो समिट में नहीं, मेन फीचर्स में नहीं रखा गया। तो अब हम कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। देखो, वैसे तो जो जकार्ता समिट है, उस जो उसका आउटकम निकल के आया है, इसको लेके पॉजिटिव इंटरनेशनल रिएक्शन देखने को मिला, लेकिन प्रॉब्लम अभी भी काफ़ी है। और वो क्या है? पहली, कि म्यांमार में ऑपोजिशन बातचीत के लिए तब तक रेडी नहीं है जब तक पॉलिटिकल लीडर्स को छोड़ ना दिया जाए। दूसरा, जो मिलिट्री गवर्नमेंट है वो भी इतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड दिख नहीं रही बातचीत करने के लिए, मीन्स उनको कोई जल्दी नहीं है कि मैटर सॉर्ट आउट हो जाए, तो वो जो है वो डिले ही कर रही हैं। और जो एशियन के स्पेशल एनवॉय जाएंगे ना, उन पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी इस चीज़ की वजह से, इस प्रोसेस को थोड़ा एक्सपीडिएट किया जाए उनके द्वारा वेरियस स्टेक होल्डर्स के बीच में बातचीत करके। तो इवन देखो, यूनाइटेड नेशन और दूसरे स्टेक होल्डर्स के द्वारा भी तारीफ की गई है एशियन की। और जैसे हमने पहले भी बात की है कि एशियन एक सक्सेसफुल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल है। अगर हम सार्क की बात करें, क्या सार्क में ऐसा होता है कि कभी भी किसी मेंबर कंट्री में मिलिट्री कू हो रहा हो और सार्क मीडिएट करे? बिल्कुल नहीं। सार्क एक फेल्ड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल है। इतने साल हो गए, एक समिट भी ऑर्गेनाइज नहीं हुआ, और इंडिया को जो है सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए एशियन को। एशियन जो मीडिएशन प्रोवाइड कर रही है म्यांमार क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए, सो दैट ये जो इशू है वो पीसफुल सॉल्व हो जाए, और म्यांमार जो कि इंडिया का एक नेबरिंग कंट्री है उसमें पीस आएगी, तो जो इंडिया है वो भी एक पीसफुल रहेगा। सो गाइज, दैट वाज ऑल। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल SSB सक्सेस। थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर।